हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में। बच्चों, यदि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो आप यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में टाइप करिए। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए बच्चों, तो चैप्टर 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, इसमें एडिशनल एक्सरसाइज का पहला हमारा है 2.12। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज में 2.11 तक कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन इज अ चार्ज 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। चलिए फिगर साथ में ड्रॉ करते हैं। या हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब 8 मिली कूलम चार्ज यहाँ पे रखा गया है। लेट अस सपोज दिस चार्ज इज क्यू नॉट। ओरिजिन पर जो चार्ज है उसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ। क्यू नॉट की वैल्यू ये हमें दे दिया गया है कितना, 8 मिली कूलम। 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। नाउ calculate the work done in taking a small charge -2 10 to the power -9 coulomb from point P to point Q via point R। चलिए, अब जो चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस्ड चार्ज Q ये दिए गए हैं -2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इस चार्ज को डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0,3, यानी कि जेड एक्सिस पर ये है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है 0,0,3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस, इसको मैं R1 बोल रहा हूं। ये डिस्टेंस हमें बता दिया गया R1 3 सेंटीमीटर, 3 10 टू द पावर -2 मीटर। SI में हमेशा करते रहिए काम। नेक्स्ट है 2 पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट है 0,4,0, यानी वाई एक्सिस पर पॉइंट है। अब ये पॉइंट है हमारा Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4 सेंटीमीटर, 0। अब यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं सपोज कर दे रहा हूँ, ओरिजिन से Q के डिस्टेंस को R2 सपोज कर दे रहा हूँ। यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया हमारा, दिस इज ओरिजिन से P का डिस्टेंस R1 सपोज कर दिया मैंने, और ओरिजिन से Q के डिस्टेंस को R2 सपोज कर दिया। देखिए R2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ना भाया पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है 0,6,9, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, y और z कोऑर्डिनेट है। तो y और z कोऑर्डिनेट है, मींस इधर इस प्लेन में हमें लेना होगा कहीं पर पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा है R जिसके कोऑर्डिनेट 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वर्क डन। चार्ज को यहां से चलाए हैं, ये चलाए हैं, R होते हुए चार्ज को लाए हैं, ऐसे चलाते हुए Q चार्ज को लाया गया है पॉइंट Q पर। अब देखिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है, क्या कॉन्सेप्ट लिया है हमने, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप चलाते हैं, देन वर्क डन मैं पहले लिख दे रहा हूं, दिस इक्वल टू चार्ज डिस्प्लेस्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी VQ माइनस VP। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हो उसमें हमें क्या फाइंड करना है उसको सबसे पहले सामने लाइए। उसके बाद उसमें जिस टर्म की जरूरत है उस टर्म को पुट कर लेंगे। तो देखिए Q मालूम है, बाद में रखेंगे, VQ निकाल लें, हम VP निकाल लें। चलिए इक्वेशन 1। अब हम पॉइंट P पर निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q नॉट, क्योंकि पोटेंशियल जो निकालते हैं ड्यू टू फिक्स चार्ज। अब Q नॉट चार्ज फिक्स है, इससे पॉइंट P पर पोटेंशियल VP बोला इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q नॉट अपॉन डिस्टेंस
R1 अभी लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रख लेंगे। फिर पॉइंट Q पर पोटेंशियल, यहां से पॉइंट Q पर पोटेंशियल VQ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q नॉट, फिक्स चार्ज Q नॉट एट ओरिजिन। अब यहां से Q की डिस्टेंस R2 अपॉन R2। नाउ VQ माइनस VP निकालें तो बच्चों आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट VQ में रह गए हमारे पास Q नॉट भी कॉमन है, Q नॉट को भी कॉमन ले लीजिए। देन बच जाएंगे 1/R2 माइनस 1/R1। अब देखिए सारे वैल्यूज मालूम है, वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कहेंगे इसमें आर का क्या रोल है, तो कोई रोल नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड करता नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क होते हैं पाथ पर डिपेंड करते नहीं है। एंड सो इनिशियल पॉइंट देखेंगे, फाइनल पॉइंट देखेंगे और वर्क डन इक्वल टू चार्ज डिस्प्लेस्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब हमें निकालना है वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले VP माइनस VQ का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। VP माइनस VQ का वैल्यू निकालते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 रख लिया इसका वैल्यू। Q नॉट की वैल्यू रख लेते हैं 8 into 10 to the power -3 रख लिया Q नॉट का वैल्यू। 1/R2 1 माइनस 1/R1 देखिए नीचे 10 पावर -2 कॉमन आ रहा है। एंड सो इसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। नीचे 1 अपॉन 10 टू द पावर -2 हो गया कॉमन। अब बच गए 1/R2 में 1/4 माइनस R1 में 1/3। अब आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 into 8 डिजिट्स एक जगह इकट्ठा करिए, 10 की पावर एक जगह इकट्ठा कर लें। नाउ दिस इक्वल टू 10 टू द पावर -2 गया ऊपर, 11 माइनस 3 कितना हो गया 10 टू द पावर 8। नाउ अब यहां से इसको सॉल्व करिए तो फिर ये हो गया हमारा, ये हो गया 3 माइनस 4 3 माइनस 4 -1 अपॉन 4 3 जा 12। नाउ अब रखते हैं इक्वेशन 1 में, फिर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो W इक्वल टू Q -2। अब देखिए -2 10 टू द पावर -9 लिया हमने। नाउ इनटू 9 या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3 से डिवाइड ले लेते हैं। 3 4 जा 4 2 जा थोड़ा छोटा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 3 2 जा ये हो गया 6 हो गए 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8। और देखिए बच्चों यहाँ माइनस लगे हुए हैं। एंड सो ये जो टर्म हमारा है माइनस हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं पहचानने के लिए। माइनस ये प्लस हो गए हमारे। अब ये हो गया कितना 12 10 पावर -9 माइनस प्लस 8 यानी -1 10 पावर -1 10 से डिवाइड 1.2 जूल। इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो पास में है उसी को यूज करना है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नाउ सारे प्रॉब्लम आप नोटबुक देखिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.13 में क्या है 2.13। अब इसमें कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज चार्ज Q एट ईच कॉर्नर ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। क्यूब फॉर्म करते हैं। ये हमने क्यूब बनाया, एक क्यूब है, क्यूब के वर्टिसेस पर चार्ज को रखा गया है। नाउ सारे कॉर्नर सारे वर्टिसेस पर चार्ज Q रखे गए हैं, साइड के लेंथ B बोल दिया गया है। Now Q at each corner Q सभी कॉर्नर पे चार्ज है Q। अब हमसे डिमांड है डिटरमिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब क्यूब की सेंटर लोकेट करते हैं।
क्यूब का डायगोनल पहले ड्रॉ करिए, कोई भी डायगोनल जिधर से भी मन हो एक ड्रॉ कर लीजिए डायगोनल। चलिए मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ क्यूब का डायगोनल, ये ड्रॉ करता हूँ ऐसे स्ट्रेट लाइन डायगोनल ऑफ द क्यूब। थोड़ा साइड से कर दिया मैंने ड्रॉ देखने के लिए, ये क्यूब का डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए। अब ये ओ ए डायगोनल क्यूब का, जो ओ ए है डायगोनल क्यूब का √3 इंटू वन साइड होता है, √3 इंटू वन साइड, तो वन साइड की लेंथ है बी। अब सेंटर कहां पर होते हैं, डायगोनल के मिडिल में होते हैं क्यूब की सेंटर। अब ये जो सेंटर है यहां पर मैं लिख रहा हूं सी। तो फिर अब ये जो हो गए ओ सी इक्वल टू ए सी। नाउ ओ सी इक्वल टू, मैं इसको आर सपोज कर दे रहा हूं। नाउ दिस इज इक्वल टू ओ ए बाई 2। ओ ए के मिडिल में है पॉइंट सी एंड सो ओ ए अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल टू ओ ए √3b अपॉन 2 चलिए इस तरह से मैंने ओ सी को आर बोल दिया। अब बच्चों प्रैक्टिकली फील करेंगे, ये जो सेंटर है क्यूब का, एक चार्ज से जितने डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस पर है, चलिए मैं थोड़ा फिगर पर भी लिख रहा हूं आर, इधर से भी ये डिस्टेंस होगा आर दोनों तरफ से, क्योंकि ये मिडिल में है, डायगोनल के मिडिल में है। अब यहां से भी आर होगा, यहां से भी आर होगा, फिगर से तो नहीं पता चलता है लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, और सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जैसे आप अपने रूम के बिल्कुल मिडिल में सपोज कर लिए कि ये पॉइंट हमारा सी है, फिर आप फील करिएगा कि सारे कॉर्नर से आपको इक्वल डिस्टेंस, यदि क्यूब है तो क्यूबॉइड है तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम अधिक लगेगा, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि यदि सारे साइड, यदि हमारे रूम का इक्वल हो, हाइट भी उतना ही हो, इक्वल सबको हो इसी तरह से, तो फिर क्या देखेंगे आप कि यदि मिडिल में, रूम के मिडिल में आप एक पॉइंट ले लें तो सभी कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस आपको फील होगा। एंड सो हम अब यहाँ पर सारे चार्ज से पोटेंशियल निकाल करके और उसको ऐड कर लेंगे। चलिए नेमिंग कर देते हैं चार्ज का, नंबर 1 2, चार्ज नंबर 3 4, इसको मैं 5 लिख रहा हूं, किसी भी तरफ से नेमिंग कर लें, ऐसे ऐसे जैसे मन करे। 5 नंबर 5 चार्ज, 6 चार्ज, 7 8। अब सभी चार्ज से पोटेंशियल निकालते हैं, पहले चार्ज 1 से निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज 1 चार्ज की वजह से। अब इस पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं V1। नाउ V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस R। अभी मैं R लिखता हूं, बाद में वैल्यू रख लेंगे, अपॉन R। अब देखिए 2 चार्ज से पॉइंट C का डिस्टेंस ये भी इतना ही है, R होगा। सभी चार्ज से पॉइंट C का डिस्टेंस R है। एंड सो यही फॉर्मूला यदि चार्ज 2 से निकालते हैं यहाँ पर पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R करेंगे, मतलब सेम आ रहा है, इक्वल टू V2। सिमिलरली थर्ड चार्ज से भी ये पॉइंट का डिस्टेंस वही है R, एंड सो इक्वल टू V3। फोर्थ चार्ज से इक्वल टू V4, फिफ्थ चार्ज से V5, सिक्स्थ से V6, सेवेंथ चार्ज से V7, एट्थ चार्ज से V8, सबके वैल्यू इक्वल। अब टोटल पोटेंशियल पॉइंट सी पर चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी पर टोटल पोटेंशियल चाहिए। टोटल पोटेंशियल को मैं भी बोल दे रहा हूं, भी टोटल पोटेंशियल भी एट पॉइंट सी हमें चाहिए। तो फिर बच्चों यहां से भी इक्वल टू ऐड करिए, V1 प्लस V2 की जगह V1 प्लस V3, V1 प्लस, क्योंकि सब इक्वल है तो सेम सबके लिए सिंबल डालते जाइए। उसी तरह से V4 के लिए V1, V5 के लिए V1, V6 के लिए V1, V7 के लिए V1, V8 के लिए V1। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करिए तो क्या होगा, 8 V1 हो गया। नाउ 8 V1
रख लेते हैं V1 की वैल्यू, अब ये रख लेते हैं, ये हो गया हमारा 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R। अब R की वैल्यू रख लीजिए इसके अंदर। तब R की वैल्यू यदि रखते हैं तो देखिए क्या आता है। नाउ R की वैल्यू पुट करिए, R की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो सामने है इसको रख देंगे हम। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शुरू में जनरली आंसर में आपको दिखाई पड़ता है 8Q अपॉन R के जगह पर √3B/2। अब ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 गया न्यूमरेटर में। अब देखिए यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि इसको सॉल्व कर दें तो 4 2 जा 8, नाउ इक्वल टू हो गया 2 2 जा 4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट √3 इनटू B। आइए बच्चों जरा इसका आंसर कंफर्म करते हैं। 2.13 4Q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट B। यस, बिल्कुल यही आंसर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सभी चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा करके रिजॉल्व करके और हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपने वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला है उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक इससे छोटा मेथड मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत छोटा मेथड होगा ये हमारा। क्या होगा, अब ये जो OA लाइन है इसको मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है, फॉर E के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब एट पॉइंट C और E एट पॉइंट C पर, मिडिल पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है प्रॉब्लम हमारा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, O पर चार्ज Q, A पर चार्ज Q और यहाँ पर C है मिडिल पॉइंट C। नाउ ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R। अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्जेस हैं, क्यूब के अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस हो गए। अब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है। देन क्या होगा, ये जो चार्ज नंबर 1 है हमारा, पॉइंट ए पर चार्ज नंबर 8 है, यहाँ पर चार्ज नंबर 8 हम लोग लिख रखे हैं पहले से। नाउ ड्यू टू 1 चार्ज प्लस 1 चार्ज को इधर रिपेल करे जाएंगे, इसको मैं बोल दिया E1। ड्यू टू 8 चार्ज इधर रिपेल करा जाएगा, इसको बोल दिया E8। अब देखिए E1 की वैल्यू निकालें, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। नाउ अब यहां से देखिए 8 नंबर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E8 सपोज करते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा, इक्वल टू E8। एंड सो ड्यू टू अपोजिट चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, इसको मैं E बोल रहा हूं नाउ, या इसको E डैश बोल रहा हूं, चलिए E डैश बोल लेते हैं। E1 माइनस E8 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा, 0। अब हमारे पास में इस तरह से 4 पेयर्स हैं, 8 चार्जेस हैं, एंड सो इस तरह के अपोजिट कॉर्नर पर 4 पेयर ऑफ चार्जेस हैं। सभी पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आवेगा, 0। तो फिर यहां पर आप मेंशन कर दीजिए ड्यू टू ईच पेयर ऑफ चार्जेस at opposite corners resultant electric field at point C is 0, that is E net यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। ये बच्चों बहुत ही छोटा तरीका था ये, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका होता है जो आप पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, सभी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखावे फिर उसको रिजॉल्व करें, बट बहुत लेंथी होगा, इसलिए इस तरीका को भी याद रखिएगा। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं 2.14। अब 2.14 इस टाइप के प्रॉब्लम आप कर चुके हैं,
पीछे चैप्टर में, बट ठीक है देखते हैं। कर रहा है 2 teeny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find potential electric field. पार्ट ए, चलिए पार्ट ए पहले हम यूज कर रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज को Q1 बोल देता हूं, दूसरे को Q2। Q1 की वैल्यू, Q1 चार्ज की वैल्यू कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, 1.5 10 टू द पावर -6 कूलम। दूसरी चार्ज Q2, Q2 की वैल्यू कितना है 2.5 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6 कूलम। आगे बढ़िए। लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है इसको मैं R बोल दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इसको R बोल दिया। यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, यहाँ तक। अब ये R है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। अब हमें जो पॉइंट दिया गया है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पर हमें कोई पॉइंट P पर निकालना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो ड्यू टू चार्ज Q1, अब ये जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल दे रहा हूँ R डैश, इस डिस्टेंस को भी R डैश बोलेंगे। अब आप R डैश बता सकते हैं, R डैश कितना होगा R/2 हो गया, 0.3/2 हो जाएंगे, वैल्यू बाद में रख लेंगे। अब पॉइंट P पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस R डैश। पॉइंट P पर हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब ड्यू टू Q2 चार्ज, यहाँ पे पॉइंट P पर पोटेंशियल को V2 बोलते हैं, दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस R डैश। अब देखिए दोनों को ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू, पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। अधिक से अधिक कॉमन निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होंगे। Q1 में देखिए 10 पावर -6 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 10 टू द पावर -6 कॉमन लिया। अब दोनों में से नाउ दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 10 टू द पावर -6 कॉमन निकाल लिए, तो Q1 में बच गया हमारे पास कितना 1.5 और R डैश की वैल्यू अब हम यहाँ पर रख लेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो R कितना है 0.3 है, तो 0.3/2 करें तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। तो रख लीजिए यहाँ पे 0.15 प्लस Q2 में देखिए क्या बचेगा 2.5 अपॉन बच जाएंगे अपॉन फिर R डैश अपॉन R डैश 0.15 ये बचेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है। अब यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रख करके आप इसको कैलकुलेट करिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कंफर्टेबल आप फील करें ऐसे फील करें, या फिर जिस तरह से आपको फील हो वैसे आप कर सकते हैं। 0.15 नाउ न्यूमरेटर में हो गया 1.5 प्लस 2.5। नाउ इसको ऐड करेंगे। नाउ दिस इज V इक्वल टू 2.4 10 टू द पावर 5 वोल्ट। चलिए नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायरेक्शन हमें लेना पड़ेगा। चलिए डायरेक्शन दिखाते हैं। दूसरा फिगर ले लेते हैं। नाउ थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि पार्ट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। थोड़ा फिगर का साइज बड़ा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वेक्टर दिखाना होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मिडिल पॉइंट जो है P, R डैश की वैल्यू R/2 मिडिल पॉइंट है, ये 10 R/2 0.15 मीटर। अब पॉइंट P पर रखिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये Q1 रिपल करेगा इधर, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। Q2 क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, रिपल कर देगा इधर के तरफ, एंड सो
Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे Q2 रिपेल करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगावेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज पे फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ +1 चार्ज को रखा, Q1 ने इधर रिपेल किया, Q2 ने इधर रिपेल किया, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। एंड सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू पता लगाइए। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस r डैश का स्क्वायर। उसी तरह से E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस r डैश का स्क्वायर। अब देखिए ये तो सेम ही है, r डैश भी सेम है, बट Q1 1.5 है, Q1 छोटा है, तो Q1 स्मॉल है, तो फिर Q2 बड़ा है, E2 बड़ा है, तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E2 बड़ा वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस E1 छोटे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, Q1 Q2 दोनों में, फिर पहले की तरह 10⁻⁻6 निकाल लीजिए कॉमन, तो फिर बच जाएगा हमारे पास में Q1 पहले हमारा E2 है, Q2 में बचेंगे 2.5, ये बचेंगे 2.5 और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r डैश का स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर। नाउ माइनस E1 में से Q1 में से ये निकल चुका है बाहर, ये बाहर निकल चुके हैं, तो बचेगा कितना न्यूमरेटर में 1.5 बचेंगे, एंड डिनोमिनेटर में ये हो गया 0.15 का स्क्वायर। अब बच्चों आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, वैल्यू रख करके 9 × 10⁹ इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। मैं थोड़ा आंसर यहाँ पर देख करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूंगा उसमें समय लगेगा, आप खुद कर सकते हैं, बिकॉज कोई मुश्किल नहीं काम है। चलिए ये हो गया 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और साथ में क्या है, एनसीईआरटी का आंसर है, गलत तो होगा नहीं। एंड सो कैलकुलेशन, आप 12 के बच्चे हैं, डेफिनेटली आप कर लेंगे, इतना तो भरोसा मैं कर सकता हूँ आप पर कि आप डेफिनेटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट आपके लिए। चलिए इसको भी हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में 14 का नेक्स्ट पार्ट है बी, 2.14 का पार्ट बी ले रहे हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.14 करा एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। अब देखिए जो लोकेशन बता रहा है हमें, अब ये चार्जेस हमारे हैं Q1 Q2, हमने इनके बीच के डिस्टेंस को r लिया हुआ है। नाउ परपेंडिकुलर सेंटर पे मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर, अब कह रहा है इस पे पॉइंट का जो डिस्टेंस एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, मैं इस डिस्टेंस को a बोल दे रहा हूँ। a की वैल्यू दे दिया है आपको 0.1 मीटर, ठीक है। बाकी सारे वैल्यूज जो आप लिख रखे हैं वही है, मैं मिटा दिया हूँ, जगह चाहिए था हमें। नाउ आगे जो है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल। अब ये r डैश जैसा कि सपोज कर लिया पार्ट ए में, वही रखेंगे सब कुछ। अब यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। अब इस डिस्टेंस को कुछ हम बोल लेते हैं, मान लीजिए इस डिस्टेंस को हमने कैपिटल R बोल लिया, ये कैपिटल R, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कोई भी पॉइंट जो होगा दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तब ये कैपिटल R आप निकाल सकते हैं √ऑफ a स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर निकाल सकते हैं। r की वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए पहले, तो चलिए पॉइंट का कुछ ये सेंटर पे तो सी लिख लिए थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E, एट पॉइंट E पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1
बोला V1 इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q1 अपॉन जो डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r डैश का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे मैं r लिख दे रहा हूँ, कैपिटल R लिख दे रहा हूँ। नाउ V2 ड्यू टू चार्ज Q2 पोटेंशियल एट पॉइंट A V2 इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q2 अपॉन R। अब पॉइंट A पर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सोल्यूशन आराम से आप कर सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 में फिर उसी तरह से जैसे अभी किए हैं काम निकाल लीजिए कॉमन, 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएंगे। अब Q1 में हमारे पास में क्या बचेगा 1.5 10⁻⁻6 कॉमन निकाल लिए। अब नीचे R को अभी R ही छोड़ दीजिए, प्लस फिर Q2 चार्ज में 2.5 10⁻⁻6 तो ये हो गया आपको 2.5 अपॉन R। नाउ अब ये वैल्यू इसका रख लेंगे, R की वैल्यू सामने में है, R की वैल्यू मन हो तो आप निकाल लीजिए, निकाल करके यहाँ पर रख लीजिए। अब बच्चों इसको आप जो सॉल्व करेंगे फर्दर, थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ 9 × 10⁻9 क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो आप कर लेंगे कैलकुलेशन, मैं स्टेप दे दिया हूँ, खाली कैलकुलेशन छोड़ूंगा आपके लिए। into 10⁻⁻6 नाउ R तो एलसीएम हो गया हमारा 1.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 5 का 0 10 10 10 1 यानी कि 4 हो गया। अब ये R की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने में है, अब ये रख देंगे। A का वैल्यू जो A है ये हमें मालूम है, ठीक है। जो R डैश है ये भी मालूम है, R डैश की वैल्यू 0.15 मीटर, ठीक है। अब R की वैल्यू यहाँ पर आप रख करके कैलकुलेशन कर देंगे। अब ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके आप आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आंसर मिल जाएंगे इसकी पूरी भरोसा। अब हाँ, सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रखते हैं, ये Q2 इधर रिपल करेगा, Q2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैंने बोल दिया E2। Q1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल करेगा, इधर रिपल कर देगा। नाउ E1 Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया मैंने E1। नाउ अब आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 का वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसा कि आप पढ़े हैं, दो वेक्टर है तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा के भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रेजोल्यूशन करके भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जैसे हम मर्जी। रेजोल्यूशन मेथड ज्यादा यूज करा है तो चलिए मैं रेजोल्यूशन पर ही इसको ले जाता हूं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ करा हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ करा हमने, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब रेजोल्यूशन ले रहे हैं, यदि ये एंगल हमारा थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, तो फिर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। नाउ E1 का कंपोनेंट लेते हैं इधर के तरफ, तो क्या होगा इधर के तरफ E1 cos थीटा, तो इधर के तरफ क्या होगा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का कंपोनेंट लेंगे आप इधर के तरफ, तो क्या होगा इधर के तरफ होगा E2 cos थीटा, तो फिर इधर के तरफ क्या होगा -E2 sin थीटा। चलिए बच्चों, अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, सारे वेक्टर के x कंपोनेंट को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मिलेगा, सारे वेक्टर के y कंपोनेंट ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा cos थीटा है, cos थीटा E1 cos थीटा, E1 का कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जिस लाइन से कोई वेक्टर एंगल फॉर्म करते हैं उस लाइन पे cos थीटा लेते हैं कंपोनेंट में। आइए अब सबसे पहले E1 E2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ड्यू टू चार्ज Q1 E1 इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज
Q1 अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर, डायरेक्शन फिगर में ऑलरेडी दिखा रखे हैं। उसी तरह से ड्यू टू चार्ज Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन फिर ये डिस्टेंस r का स्क्वायर, जहां पे r फिगर पर लिख रखे हैं ऑलरेडी। चलिए नाउ रिजोल्यूशन किए हैं, तो रिजॉल्विंग थोड़ा लिख दीजिए। रिजॉल्विंग वेक्टर E1 पे एरो एंड वेक्टर E2 पे एरो, दोनों को रिजॉल्व करने पर नाउ नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E, ये पॉइंट E यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एज E वेक्टर, यानी रिजल्टेंट को हमने E सपोज कर लिया, तो E का x कंपोनेंट, सारे वेक्टर के x कंपोनेंट का सम, तो x एक्सिस पर देखिए क्या है, E1 साइन थीटा प्लस माइनस E2 साइन थीटा, तो E1 माइनस E2 एक जगह कर लीजिए साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए E1 E2 का वैल्यू हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकल जाएंगे दोनों में से। फिर E1 में Q1 की वैल्यू में कितना है 1.5 10 टू द पावर -6, कॉमन निकाल दीजिए, तो 10 टू द पावर -6 कॉमन निकल गया। E2 में Q2 2.5 10 पावर -6 कॉमन निकाल लिया हमने। नीचे r स्क्वायर कॉमन है, r स्क्वायर, अब मैं r स्क्वायर ये रख देता हूँ, r का स्क्वायर, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी r ही रहने देते हैं, r स्क्वायर को भी कॉमन निकाल दें, तो फिर बच गया हमारे पास में E1 में बच गया 1.5 और E2 में बच गया 2.5। चलिए अब ये निकल गया EX हमें, फिर साइन थीटा के वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा इक्वल टू r डैश, साइन थीटा की वैल्यू भी लेंगे r डैश अपॉन r कैपिटल R। नाउ EY इक्वल टू y कंपोनेंट, सारे वेक्टर के y कंपोनेंट को ऐड करिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या चलिए एक बार लिख लेते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, E1 प्लस E2 cos थीटा कॉमन। नाउ दिस इक्वल टू, इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ फिर उसी तरह से Q1 Q2 दोनों में 10 टू द पावर -6 कॉमन है, निकाल लिया कॉमन, बच जाएंगे यहाँ पर। अब हमें Q1 में बचेगा 1.5, हाँ r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको भी कॉमन निकाल लें, ठीक पहले की तरह r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। नाउ बच गया हमें यहाँ पर 1.5 प्लस E2 में बचेंगे 2.5, चार्ज की वैल्यू जो उसमें से 10 पावर -6 निकाल चुके हैं, तो 2.5 बचेंगे। एंड अब रहा cos थीटा इक्वल टू A अपॉन R। अब देखिए बच्चों, इनके वैल्यू को थोड़ा छोटा कर लेंगे, अभी कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ेंगे, इसकी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। R डैश की वैल्यू मालूम है आपको, A का वैल्यू मालूम है, ठीक है, सब चीज मालूम है, एंड सो इसको कैलकुलेट करेंगे। देन फाइनली E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, ये कर देंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब एनसीईआरटी बुक है, रिजल्ट तो सही ही आएगा, थोड़ा मैं आंसर देख करके यहाँ पर जगह को फिल कर दूंगा। ये आपको मिलेगा 6.6 10 टू द पावर 5, 6.6 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। बट ये कैलकुलेशन आप करेंगे, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, क्योंकि सारा वैल्यू मालूम है, ए मालूम, R डैश मालूम, सब चीज मालूम है, इसलिए आप ये वैल्यू रखेंगे, निकल जाएंगे आंसर। अब जब वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्शन भी देना होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए अब जैसा कि वेक्टर में हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है,
अब क्या देख रहे हैं कि x कंपोनेंट हमारा निगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, एंड सो x कंपोनेंट निगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो फिर वेक्टर हमारा जो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आवेगा वेक्टर। अब ये हो गया ई वेक्टर। अब ई वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब जो है एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल मैं सपोज कर दे रहा हूं अल्फा। नाउ ई का कंपोनेंट ये हो गया हमारा ई एक्स, ये कंपोनेंट ये हो गया ई वाई। नाउ tan अल्फा हम लेते हैं, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई वाई, ठीक है, ये लेंथ हो गया ई वाई अपॉन ई एक्स। अब ई वाई ई एक्स आपको क्लियरली मालूम है, यहाँ पर रखिए। देन रखने के बाद अल्फा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से कंफर्म करिएगा, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 69 डिग्री आपको करीब मिलेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है, इस लाइन से 69 डिग्री, तो फिर आप यहां पर लिख सकते हैं विथ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। बट आंसर आपको निकालना है, मैं निकालने लगूंगा, बहुत समय लग जाएगा निकालने में, इसलिए बच्चों आप आंसर निकाल लीजिएगा, पक्का आपसे निकल जाएगा। सारा स्टेप दे दिया हूं, विथ लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 या फिर 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, इस लाइन के साथ जो एंगल ये बनावेगा, यदि इसको हम शिफ्ट कर दें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें, बिल्कुल पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दें, तो यही एंगल अल्फा एंगल इस लाइन के साथ आपको ऐसे मिलेंगे एंगल। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंथ था, इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा है, प्रॉब्लम तो इजी है बट कैलकुलेशन है थोड़ा ज्यादा, तो कोई बात नहीं, कभी कभी बड़ा कैलकुलेशन भी करना चाहिए हमें। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन 2.15 में। 2.15 क्वेश्चन में हमारे पास में स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2 हैव चार्ज q। अब देखिए स्फेरिकल सेल जो है, इस स्फेरिकल सेल में थिकनेस बता दिया है। अब ये हो गया मटेरियल, ठीक है ना, ये मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये मटेरियल है जितना दूर में, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ पहचानने के लिए। ये हो गया मटेरियल, ये खाली जगह है, वैक्यूम खाली जगह है। रेडियस, इनर रेडियस क्या दिया है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस ये दिया है आपको r2। और अब इसमें है चार्ज q, कंडक्टर पर पढ़े हैं टोटल चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, एंड सो आउटर सरफेस पर होगा चार्ज q। अब पार्ट ए बोल रहा है अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द सेल। अब यहाँ पर एक चार्ज q को रख दिया चार्ज q को। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। जैसा कि आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होगा, तो इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनर सरफेस पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, आउटर सरफेस पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि हम पढ़े हैं कि गिवन चार्ज जो होते हैं तो उसके नजदीक वाले सरफेस पर अनलाइक चार्ज, दूर वाले सरफेस पर लाइक चार्ज होते हैं। अब देखिए अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज हुआ, तो फिर सिग्मा इनर सरफेस में लिख देता हूं, सिग्मा इनर सरफेस मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस सिग्मा इक्वल टू चार्ज माइनस क्यू अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज तो पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो चार्ज तो पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड सो एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर। फिर आउटर सरफेस पर सिग्मा आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होंगे, तो Q प्लस Q दोनों को ऐड कर लीजिए, Q प्लस Q अपॉन जो एरिया होगा इस सरफेस का 4 पाई r2 स्क्वायर। नाउ बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विथ नो चार्ज 0 even if the cell is not spherical but has any irregular shape explain।
बच्चों हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, वहां पर एक कंडक्टर में कैविटी के अराउंड गॉसियन सरफेस लेकर के हम लोगों ने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? वहां पर प्रूफ किए थे कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, एंड सो यदि गॉसियस लॉ लगा दें, हम कैविटी के अराउंड गॉसियन सरफेस ले लें और गॉसियस लॉ यदि लगा दें तो E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर बाई एप्सिलॉन नोट। बट E क्या होता है? कंडक्टर में E होता है 0, तो सिंस E इक्वल टू 0, अब ये 0 हो गया तो Q इनसाइड भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर Q इनसाइड इक्वल टू 0, दैट मींस की इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विथ नो चार्ज 0। अब देखिए वाइस वर्सा, इसी को वाइस वर्सा हम कर सकते हैं कि यदि कंडक्टर के अंदर हम सोचें तो Q इनसाइड टोटल चार्ज इनसाइड कंडक्टर 0, तो फिर E इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, तो फिर हम इसमें सीधा बताएंगे कि Q इनसाइड इज 0, देयरफॉर E इज 0, यानी कि वाइस वर्सा एक दूसरे का ये आंसर होता है। ठीक है ना, कंडक्टर में इनसाइड कंडक्टर चार्ज 0 तो E 0, इनसाइड कंडक्टर E 0 तो चार्ज इनसाइड 0, वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे का आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गॉसेस लॉ से ही रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है 2.16 में 2.16, तो इसमें कह रहा सो दैट नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू गिवन एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। देखिए हमें कह रहा है, जैसे मैं 2D में फिगर ले लेता हूं, समझने में आसान होगा। ये कोई कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर में इसको मैं सरफेस 1 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं सरफेस 2। दोनों सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसा कि प्रॉब्लम हिंट कर रहा है। लेकिन अब यहीं पर जो प्रॉब्लम कर रहा है आपको, यूनिट वेक्टर एन कैप नॉर्मल टू सरफेस, अब वो किधर से है? साइड 1 से साइड 2 की तरफ है, साइड 1 की तरफ से साइड 2 की तरफ यूनिट वेक्टर ये है यूनिट वेक्टर। अब बच्चों जैसा कि गॉसेस लॉ में पढ़े हैं, आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव, इनवर्ड नॉर्मल इज नेगेटिव, एंड सो इसको हम लेंगे नेगेटिव। अब हमें लाना है, जो उसके लिए एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। अब ये गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो ये सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर कैप है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, और जो दूसरा सरफेस है जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, बिल्कुल बाउंड्री पर है दोनों। ये सर्कुलर कैप एक जस्ट बाहर है और एक जस्ट अंदर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 यहाँ पर रखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1। नाउ जो ये सरफेस एरिया है इसको बोला हमने ds, ये जो सरफेस एरिया है बोला सर्कुलर कैप का एरिया है, बोला इसको ds। अब इनसाइड कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे नहीं, एंड सो इस सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस, चलिए phi इक्वल टू E2 डॉट ds, वेक्टर। फिर अब ले रहे हैं E1 प्लस E1 डॉट ds1 वेक्टर। नाउ ds, लेकिन नाम बदलना होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं तो नाम बदलना होगा। तो ds को ds डैश कर देता हूं, बट मैग्नीट्यूड ds इज इक्वल टू ds डैश। ठीक है ना, सर्कुलर कैप इसका एरिया, इसका एरिया, दोनों एरिया इक्वल होगा, सिलेंडर की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एरिया इक्वल।
बट वेक्टर लिखेंगे तो नाम बदल लेंगे, बिकॉज एक ds इधर हो गया तो ds डैश हमारा इधर हो गया, ठीक है, अपोजिट। अब नाउ यहां से E2 डॉट ds वेक्टर को n कैप के टर्म में लिख रहे हैं तो ds का मैग्नीट्यूड n कैप लिया प्लस E1 वेक्टर को E1 के साथ में ds डैश जो है अब इसको लिख रहे हैं तो ds मैग्नीट्यूड और इनटू माइनस n कैप तो बढ़िया होगा कि इसको ऐसे लिखें n कैप ds। आइए बच्चों अब हम लेते हैं कॉमन यहां से तो E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर ब्रैकेट हटा दें माइनस E1 वेक्टर डॉट n कैप को पहले लिख लें, थोड़ा समझने में अच्छा रहता है, n कैप को पहले लिखें ds ये टोटल फ्लक्स निकाल लिया हमने। अब गॉसेस लॉ इस पर लगाएंगे, बट इसके अंदर टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा, ये जस्ट इनसाइड है, ये जो कैप है जस्ट इनसाइड है, इसलिए इसका चार्ज नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर नेट चार्ज 0, ये जस्ट आउटसाइड है, दैट मींस कि ये जो सरफेस है इस सरफेस को ये अपने अंदर ले रखा है, एंड सो इसमें चार्ज हम लेंगे कितना, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds, क्योंकि बच्चों आप पढ़े हैं सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है सिग्मा, तो फिर चार्ज इक्वल टू इसके अंदर जो चार्ज होगा चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, ठीक है। इसमें चार्ज क्यों नहीं लिया, बिकॉज दिस इज स्लाइटली इनसाइड कंडक्टर, एक्सेस चार्ज इज 0 एंड सो इसमें हम लेंगे चार्ज, ये जस्ट आउटसाइड है और जस्ट आउटसाइड का मतलब होता है ये सरफेस जो है, ये सरफेस जस्ट इसके अंदर है, बट ये सरफेस इसके अंदर नहीं है, ये सरफेस सर्कुलर कैप जस्ट कंडक्टर के अंदर घुस चुका है। अब कहेंगे ये कॉन्सेप्ट कहां से मैं ले रहा हूं, तो बच्चों थोड़ी आपको भी जानकारी होना चाहिए, मैं जानकारी आपको दे देता हूं, ठीक है, इसी एनसीईआरटी के बुक में मैं आपको दिखा देता हूं ये कॉन्सेप्ट कहां से मैं लिया हूं, ये आपके सामने रखता हूं, पेज नंबर 69 टॉपिक नंबर 5, ये टॉपिक नंबर 5 यहीं से मैंने लिया है कॉन्सेप्ट, ये सिलेंडर जिसका स्लाइटली एक पोर्शन अंदर स्लाइटली बाहर। चलिए बच्चों आपको जानकारी बनाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहां से लिया जा रहा है। नाउ बाय गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ सिलेंडर, दिस इज phi इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट। अब रखिए फाई की वैल्यू यहां से, तो ये हो गया हमारा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट n कैप ds, q इनसाइड कितना है सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए ds कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए बच्चों यही हमें लाना था, ये हम ले आए यहाँ पर। अब थोड़ा सा हमें आगे जो कह रहा है अगला पार्ट में कह रहा है, फिर शो करने के लिए शो दैट जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा n कैप बाई एप्सिलॉन नोट। हम लोग गॉसेस लॉ जिस समय पढ़े हैं, लास्ट टॉपिक यही है हमारा, इसलिए आप इसको अपनी लेक्चर गॉसेस लॉ वाली जो लेक्चर है आप उसमें देख सकते हैं। चलिए बच्चों जगह बता दिया हूं, क्योंकि एक काम 2 बार करने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए जगह बता दिया हूं, आप देख सकते हैं जहां पर हम लोगों ने गॉस लॉ में कंडक्टर को यूज करा है वहां पर आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट का जवाब मिल जाएगा आपको। अब इसी में पार्ट बी है, जो पार्ट बी है उस पार्ट बी में जो हमसे बोला गया है, कहा गया सो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटीन्यूअस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। आपने पढ़ा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप 0 होता है, तो इसलिए इसका जवाब होगा
इसका जवाब होगा सेंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप is 0 so अब लिखिए, मैं बोलता हूं so the tangential component, क्वेश्चन से लैंग्वेज ले रहे हैं, tangential component of the electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to another। चलिए बच्चों, यहां तक हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तो 2.17 से आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।